हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। यानी कि बेसिकली हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एमपी सिविल जज के बारे में। एमपी सीजे का नोटिफिकेशन अभी ही आया है, कुछ दिन पहले ही आया है और 29th ऑफ दिसंबर से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये जो लास्ट डेट है आपकी 27 ऑफ जनवरी है आपकी लास्ट डेट फिल करने की। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करके बताया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने डिटेल में नोटिफिकेशन डिस्कस किया था। नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो चीज़ें मैंने डिस्कस की है उसमें। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी एमपीसीजी को लेके कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़ जो है मैं लिख देती हूँ आपको कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, फिर जो है हम डिस्कस करेंगे कि डेट क्या हो सकता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल भी डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों जो सेक्टर है ना, बेसिकली आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ नहीं डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो इसके लिए पूरी वीडियो जो है एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे आज के वीडियो में वो देख लेते हैं कि डेट क्या हो सकती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। तो डेट जो है हमारा एक्सपेक्टेड डेट जो हो सकता है वो है हमारा मार्च। ठीक है, मार्च में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एमपी। क्योंकि देखिए जनवरी में जो है जनवरी 22 तक तो आपका डेट ही है फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, तो जनवरी में तो कोई चांस नहीं, फरवरी में भी ये नहीं एग्ज़ाम रखेंगे, ज़्यादा चांसेस है मार्च में ही हो आपका एग्जामिनेशन। लेकिन ये भी एक और चीज़ पे डिपेंड करता है जो कि है ओमिक्रॉन। आप लोगों ने सब ने सुना होगा इस वायरस के बारे में, जो कि कोविड का ही एक नया वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ने अपने नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं ताकि जो है इसका स्प्रेड रुक सके। लेकिन हमने ये भी सुना है, ये भी हमने देखा है कि ये जो है ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, डेडली वायरस नहीं है। तो हो सकता है ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए जैसे पहले रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। तो इसलिए आप तो मान के चलो कि आपका एग्जामिनेशन मार्च में होता है। अगर ओमिक्रॉन की वजह से कुछ डिले होता है तो आपको एडिशनल टाइम मिलेगा, लेकिन आप एडिशनल टाइम की वजह से अपना प्रिपरेशन अभी से लूज़ मत करो। ठीक है, आप मार्च सोच के चलो और उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो है प्रिपरेशन कैसे होगी, तो स्ट्रैटेजी हमारा क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी जो है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। तो सबसे पहली चीज़ जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है एमपी, उसमें जो है आपके टोटल 15 सब्जेक्ट्स आते हैं इंक्लूडिंग जीके, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। ये सारे इंक्लूड करके 15 सब्जेक्ट्स हैं। जितने सब्जेक्ट्स हैं मैंने उसकी सेपरेट वीडियो बनाई है एमपी के लिए, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो जाके देख लीजिए। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, आपके स्टडी टेबल के ऊपर वो सिलेबस चिपका होना चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे आपका कंप्लीट हो रहा है आप उसमें टिक लगाते जाओगे, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन, तो वैसे टिक लगाओगे, एमसीक्यू सॉल्व, हर चीज़ वैसे वो सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए, तो सिलेबस के लिए आप वो वीडियो देख ले। अब देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। ये जो 15 सब्जेक्ट है इनकी तैयारी हमें ऐसी करनी है कि हम बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए, ऐसे करनी है हमें तैयारी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता एमपी, तो क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं है, लेकिन एक एक चीज़, एक एक मार्क्स मैटर करती है। तो जितने क्वेश्चन सही होंगे, अगर आपके जो है मार्क्स कट ऑफ से 5-6 मार्क्स या 10 मार्क्स ऊपर आएंगे ना, तो आप रिलीफ रहोगे
आप जो है जिस दिन से आप अपना प्रीलिम एग्ज़ाम देकर आए हो, जिस दिन से आंसर की निकल गई है, उस दिन से आप अपने मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, और तभी जो है आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है। ये जो लास्ट आपका एमपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने थर्ड लिस्ट तक निकाली है। थर्ड लिस्ट में जो बच्चों का नाम आया था, 700 अराउंड बच्चे थे जिनका थर्ड लिस्ट में नाम आया था। इनको प्रिपरेशन के लिए 1 महीने का टाइम भी नहीं मिला था। तो जो बच्चों ने पहले फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है या सेकेंड लिस्ट में नाम आया है, उन बच्चों को जितना टाइम मिला उनसे कम इनको मिला है, तो ऑब्वियसली उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी। बेशर्त जो है इन बच्चों ने 700 में कुछ बच्चों ने अगर पहले से तैयारी की हो तो अलग बात है, लेकिन उन बच्चों की जिसकी फर्स्ट लिस्ट में नाम थी उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसलिए तैयारी आपको ऐसे करनी कि कट ऑफ पे ना रहो, कट ऑफ के ऑलमोस्ट 10 मार्क्स ऊपर रहो, तो आप सेफ साइड रहोगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे तैयारी करेंगे। तो आप मान के चलो कि आज का डेट हमारा है 25 का। ठीक है, 25 है आज का डेट, लेकिन आज क्रिसमस है। अब आज आप क्रिसमस मनाओगे, ठीक है, फिर 5 दिन के बाद न्यू ईयर आ जाएगा। तो हम जो है अपना सिलेबस जो है हम स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं वो 1 जनवरी से ही बनाएंगे। अगर आप लोगों में से जो भी सिंसियर बच्चे हैं वो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर है कि आपको ज़्यादा एज मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप वैसे कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं जो अभी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ वो 1 जनवरी से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब जो है हम सबसे पहले जो है ऐसा लेके चल सकते हैं कि एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, और जो इन सब के साथ जो है हमारा जीके कंटिन्यूअसली डेली चलना चाहिए, क्योंकि जीके जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक दिन में कवर बिल्कुल नहीं कर सकते हो या 1 महीने में भी कवर नहीं कर सकते हो। आपको एटलीस्ट 1 ईयर की जीके है वो आनी चाहिए। तो आपको उसके लिए कोई मैगज़ीन लेनी पड़ेगी या कम्प्लीटली रोज न्यूज़पेपर, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैगज़ीन लो, क्योंकि रिवाइज तो लगती है न्यूज़पेपर पढ़ा है तो भी। प्लस यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे हैं जो आपको जीके की करंट अफेयर्स की अपडेट देते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस थे इसके जो आप कहाँ से पढ़ सकते हो जीके। और जो स्टैटिक जीके है ना वो आप लूसेंट से पढ़ोगे। ठीक है, बच्चों ने मेरे से सवाल भी पूछा था कि हम जीके कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो लूसेंट से आप पढ़ लो, या कोई और भी किताब है जैसे घटना चक्र है वो भी ले सकते हो आप। घटना चक्र भी काफ़ी अच्छी बुक है, उससे भी ले सकते हो। वो उसमें आपको एमसीक्यू टाइप्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी रहते हैं, तो वो भी आपको समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखो, PYQs देखो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस साइड से किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी मैं लेकर आऊँगी। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी, जो जीके के स्टैटिक्स क्वेश्चन है वो भी लेकर आऊँगी, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। लेकिन आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से पढ़ने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीके के लिए मैंने बता दिया, मैंने एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। जीके के लिए जो है ना, हमारा जीके के लिए आपको डेली पढ़ना है, डेली एटलीस्ट इसको 1 आवर आप दो। ठीक है, 1 आवर तो दो ही इसको। स्टैटिक्स के लिए आप लूसेंट पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, या कोई और जो बुक आती है वो भी पढ़ लो। वैसे ये दोनों में से कोई भी एक लोगे तो बेस्ट है। ठीक है, ये आप ले सकते हो। दूसरी जो करंट अफेयर के लिए जो है आप न्यूज़पेपर तो स्टार्ट कर ही दो। अगर आप नहीं कर अगर आप कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एज ले चुके हो अलग दूसरे कैंडिडेट से। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ जो है मैगज़ीन जो आती है हमारी मंथली और 6 मंथ की भी आती है और ईयरली भी आती है, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एक मैगज़ीन ले लो, प्रतियोगिता दर्पण है या कोई अदर मैगज़ीन भी आती है। तो दिस विल सफाइज योर 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का आपका जीके आता है। तो ये जो है आप अगर इतना कर लोगे ना तो ये कवर कर लेगा आपका मार्क्स। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सभी सिलेक्शन में मैटर करती है, क्योंकि लॉ तो सब पढ़ के जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। ठीक है, तो जीके को तो आपको डेली ही पढ़ना है। अब इसके अलावा जो है कंप्यूटर है। ठीक है,
कंप्यूटर जो है इसके भी आप जो है बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हमने देखा था लास्ट ईयर ट्रेंड चेंज हो गया था, कंप्यूटर से भी काफ़ी अंदर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर के लिए भी जो है आप लूसेंट में जो है, लूसेंट में दिया हुआ है लास्ट में मिसलेनियस के साइड में कंप्यूटर से रिलेटेड भी जो है वहाँ पे डिस्कस किया गया, तो वो अच्छे से आप पढ़ लो, तो वो एक चीज़ है। बाकी सबसे पहले तो लूसेंट है, फिर उसके अलावा जो है एमसीक्यूज़, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है ना, वाईटी चैनल्स जो हैं आपको यूट्यूब देंगे, चैनल जो है वो एमसीक्यू बताते हैं आपको कंप्यूटर बेस्ड, वो भी काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा। बाकी आप पीडीएफ जो है, आपको पीडीएफ भी बहुत सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे और बहुत जगह मिल जाएगी, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। देखो, सोर्स की कमी हमारे पास नहीं है, हमारे पास कमी है तो हमारे डेडिकेशन की, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा की, ठीक है। तो हमें बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैं आपको बताऊंगी, मैं हूँ आपके लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब कंप्यूटर भी हो गया। अब इसके बाद जो है दूसरी चीज़ जो है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश ग्रामर आता है, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है आपसे 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हो, रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, ठीक है, रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ने का ट्राई करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप उसको पढ़ो, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी उसमें, और इसके एडिशन में जो है आपको और भी एमसीक्यू में हेल्प मिलेगा। बाकी जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये सफाइस कर देगा आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन को। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको ऑलरेडी बेसिक इंग्लिश आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस ये पूछते नहीं है, ठीक है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेल करेक्शन पूछे जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। तो ऐसे ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये सब भी पढ़ लोगे ना, तो रेन एंड मार्टिन से भी पढ़ लिया, किसी और ग्रामर बुक से भी पढ़ लिया, तो वो सफाइस कर देगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, आइडिया हो जाएगा, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ एमपी के ही हम पीवाईक्यूज़ देखेंगे, हम दूसरे स्टेट के भी पीवाईक्यूज़ देखेंगे, ठीक है, अदर स्टेट में भी जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है वहाँ के भी देखेंगे। इंग्लिश अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको मेंस में भी पूछा जाता है लैंग्वेज पेपर में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही, ठीक है। अब ये तो हमारे वो सारे सब्जेक्ट्स हो गए जो हमें डेली बेसिस पे पढ़ना है और जब तक एग्ज़ाम ना आए तब तक पढ़ना है, ठीक है। और ये जो है अदर देन लॉ सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपका कवर कितना करते हैं, ये कवर करते हैं आपके 40 मार्क्स, ठीक है, सॉरी, ये कवर करते हैं आपके 40 मार्क्स, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है डिसाइड करने के लिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो आते हैं इसके अलावा हमारा पूरा जो है 150 मार्क्स का होता है ये पेपर, 2 घंटे का होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, यानी कि 120 मिनट्स मिलेगा आपको, 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको मैंने बताई हुई हैं। अब जो है इसमें नई चीज़ क्या है, ये हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अब 40 मार्क्स की हमने स्ट्रैटेजी देख ली, अब जो है अब हम देखेंगे बाकी के 110 की, ठीक है। 110 मार्क्स जो है ना, जो लॉ के मार्क्स सब्जेक्ट्स आते हैं, ये लॉ के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं 110 मार्क्स के, ठीक है। टोटल आपसे लॉ का सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वो है 12 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लॉ से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि हमें एक मेजर और माइनर सब्जेक्ट जो है आइडली लेके चलना होता है। बाकी पर्टिकुलर पर्सन्स जो हैं वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर उनके लिए कुछ और अच्छा होता है, उनके टाइम टेबल के हिसाब से 2 मेजर वो ज़्यादा अच्छे से लेके चल सकते हैं, या वो साथ में 3-4 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, या तो किनका आदत होता है कि वो बस एक ही सब्जेक्ट एक बार में पढ़ते हैं, तो वो पर्सनली डिपेंड कर सकता है। लेकिन आइडियली जो मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इफेक्टिव वे है पढ़ने का, तो वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब जो है हम सबसे पहले जो है स्टार्ट करेंगे सीपीसी, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सीपीसी के साथ, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है और थोड़ा इसके लिए टाइम भी लगता है। तो ये सब्जेक्ट अगर आप स्टार्ट करते हो
ठीक है। तो 1 जनवरी से आप लेके चल रहे हो तो स्टार्ट करो 1 जनवरी से, और इसको ऑलमोस्ट जो है ना आप इसको 7 डेज में ट्राई करो कि कंप्लीट हो जाए। 7 डेज में अगर आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम देनी होगी। लेकिन अगर आप ने पढ़ रखा है, जैसे कि आप सब लॉ स्टूडेंट हो, आपने 5 साल या 3 साल लॉ कॉलेज में बिताया है, तो अगर आपने पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपका 7 दिन में ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छी स्पीड में पढ़ सकते हो, अच्छे से अगर पढ़ रखा है। ये हमें बेयर एक्ट से पढ़ना है अभी तो फर्स्ट बार। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास जैसे ज़्यादा टाइम है अभी, अगर हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, अगर हम मार्च एंड तक भी चला जाता है, और अगर ओमिक्रॉन की वजह से और जाता है, तो आप जो है इसके साथ साथ मेंस के लिए भी पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ मेंस के जो है नोट्स जो है ना, जो डिटेल में बताते हैं बेयर एक्ट के प्रोविजंस क्यों हैं, कैसे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से जो बताया जाता है। कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं आपके लिए, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उन सब से भी आप पढ़ सकते हो। और सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, तो इसके लिए कमेंट्री भी आप पढ़ सकते हो। कमेंट्री पढ़ोगे तो आपका क्लियर होगा दिमाग में कि क्यों, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं कमेंट्री। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप 7 दिन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, अगर ओमिक्रॉन आएगा तो फिर आपके पास काफ़ी टाइम होगा, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि डिटेल में पढ़ें। अब इसके साथ साथ जो है ना, सीपीसी के साथ साथ आप एक माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, अब माइनर सब्जेक्ट जो है आप सीपी के साथ ले सकते हो लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट जो है आपका माइनर सब्जेक्ट हो गया, मेजर सीपीसी हो गया, ये माइनर हो गया। लिमिटेशन एक्ट आपको मैक्सिमम अगर आपने पढ़ रखा है तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। 32 सेक्शंस तक आपको पढ़ने होंगे। कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो कि आर्टिकल्स तो है आपको प्रीलिम्स में ही पूछे जाएंगे। मेंस में तो और भी उनका सिलेबस कम कर दिया गया है, तो मेंस में तो और भी आपको कम पूछा जाएगा, सिर्फ पार्ट 2 और पार्ट 3 से पूछा जाएगा। तो उस पर आप, जब आपको पता है सिलेबस क्या है, तो आप जब फोकस करेंगे तो 2 और 3 पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे, क्योंकि आपको वो मेंस में भी आने वाला है। ठीक है, तो ये तो 2 दिन में हो गया। तो जैसे सीपीसी चल रहा है आपका, लिमिटेशन हो गया, उसके साथ साथ आप एक और छोटा सा सब्जेक्ट यानी कि एसआरए भी उठा सकते हो, और एसआरए भी साथ में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका एसआरए, लिमिटेशन और ये सारी चीज़ें अगर आप 7 दिन में लेके चलो तो आराम से हो जाएगी। दोनों सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप ये जैसे ही कवर करते हो, फिर आप उठा सकते हो दूसरे स्लॉट में अपना सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि आपका हो गया मेजर लॉ। ठीक है, आप ये भी कमेंट्री से पढ़ लो, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार पढ़ लो, कमेंट्री के साथ पढ़ लो, और प्लस बेयर एक्ट भी पढ़ लो। ठीक है, बेयर एक्ट को तो बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि प्री में अगर आपको प्री से निकलना है तो आपके लिए बेयर एक्ट जो है वो की है। प्लस केस लॉ जो है आपको प्रोसीजरल लॉ में कम पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी पूछे जा सकते हैं, और जो करंट केस लॉ है वो पूछे जा सकते हैं। तो लाइव लॉ चैनल है, उस पर आप अपडेटेड रहो, तो आपको जो करंट केसेस है ना वो पता चलते जाएंगे कि कौन से केसेस आ रहे हैं, कौन सा लैंडमार्क केसेस है, तो ये सारी भी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। तो अगर आप अपने आंसर को ना सब्सटेंशिएट करते हो ना करंट केस लॉस से, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो चेकर होता है, एग्जामिनेशन का पेपर चेकर होता है, उसको भी लगता है कि बच्चा जो है सिर्फ रट के नहीं आया है, वो अपडेटेड है, चीज़ों को लेके वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब सीआरपीसी के साथ साथ आप माइनर सब्जेक्ट कौन सा उठा सकते हो? ठीक है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा सकते हो। देखो मैंने क्यों लिया सीआरपीसी के साथ, क्योंकि सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ है, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सिविल लॉ है। आपको तो आपको साथ में दोनों मिक्स करके चलोगे ना, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आपका पेपर आता है ना, तो आपको तुरंत स्विच करना पड़ता है। तो जब आप ऐसा पढ़ोगे ही ना पहले से, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये। ठीक है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आप इसके साथ साथ एक और माइनर एक्ट ले सकते हो, आप एमपीएलआरसी ले लो। एमपीएलआरसी भी एक छोटा सा एक्ट है, ये साथ साथ आपका हो जाएगा। तो एमपीएलआरसी जो है आप इसके साथ
लैंड रेवेन्यू कोड जो है आप इसके साथ ले सकते हो। और ये तीनों सब्जेक्ट जो है अनदर 7 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो है 14 डेज़ की मैंने अभी तक स्ट्रैटेजी बताई है, और इसमें जो है आपका कवर हो रहा है 6 सब्जेक्ट आपका कवर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरे स्लॉट में जो आप सब्जेक्ट उठाओगे ना, वो उठाओगे इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट उठाओगे, जो कि आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसमें 167 सेक्शंस ही हैं बस। लेकिन इसको मैं मेजर इसलिए बोल रही हूँ कि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा है, और ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर आपने अच्छे कर लिया ना, अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, तो खुल के नंबर देगा ये सब्जेक्ट आपको। ठीक है, इसका आप कमेंट्री तो पढ़ना बिल्कुल, क्योंकि आपको मज़ा भी आएगा सब्जेक्ट को समझने के लिए, और उसके बाद आप मिस्टेक भी कम करोगे। आपको रीजनिंग समझ में आएगी कि क्यों सेक्शन बना है, और उसके लिए पीछे क्या रीजनिंग है, क्या से क्या हुआ, कौन से केस लॉ आए, उसके बाद क्या चेंजेस आए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप ये जो है ये 5 दिन में आप कर लोगे, क्योंकि ये छोटा है सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें आपको 7 डेज़ नहीं लेना है, 5 दिन में कर लोगे। तो फिर उसके बाद जो है इसके साथ जो है आप माइनर सब्जेक्ट उठा सकते हो, एमपी अकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट ले लोगे। ठीक है, एमपी अकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट के साथ साथ, क्योंकि ये इंडियन एविडेंस एक्ट भी छोटा है, तो इसके साथ आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी ले सकते हो। और ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं आपको 5 या मैक्सिमम जो है, चलिए आप इसमें भी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, 7 डेज़ अगर लेना चाहते हैं, तो इसमें भी ले लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लो एक बार। ठीक है, और आप फिर भी स्लो नहीं जा रहे हो, क्योंकि 7 एंड 7 यानी कि 21 डेज़ में जो है आपका 9 सब्जेक्ट अच्छे से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया, सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ लिया, बेयर एक्ट के साथ साथ आप कमेंट्री भी पढ़ रहे हो, तो ये पूरा आपका कंसेप्ट जो है क्लियर कर देगा 21 डेज़ में। अगर आप जो है 9 सब्जेक्ट क्लियर कर पा रहे हो ना, तो इट्स अ गुड डील। ठीक है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बस 21 दिन में आपने 9 सब्जेक्ट पूरा क्लियर कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हम चौथा स्लॉट उठाएंगे, इसमें जो है हम वो अपना उठाएंगे इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये भी एक बड़ा कोड है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मार्क्स भी आपको अच्छे देकर जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चीज़, एमपी का पुराना ट्रेंड था कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, लेकिन प्रीवियस ईयर में इसने पूरा अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं। तो बिल्कुल आप जो है PYQs जब सॉल्व करोगे, तो सिर्फ एमपी के नहीं करने, आपको सारे स्टेट के करने हैं। जहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं आपको, तो आप आंसर कर सकते हो, इसलिए आपको PYQs भी सारे करने हैं। MCQ अगर आप सॉल्व करते हो, तो वो वहाँ पे भी सिर्फ बेयर एक्ट बेस्ड नहीं करने हैं, आपको कंसेप्चुअल बेस्ड भी करने हैं, केस लॉ बेस्ड भी करने हैं। ठीक है, अब जो है हम अनदर 7 डेज़ की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ठीक है, अनदर 7 डेज़ में जो है हम मेजर सब्जेक्ट अपनी लेंगे IPC, और इसके साथ जो है आपका माइनर चलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि छोटा सा एक्ट है, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा रेलिवेंट सेक्शन नहीं है। 138 ऑनवर्ड्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आगे के कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे 4, 5, 6 हो गया, हमारा सेक्शन नंबर 13 हो गया, 118 हो गया, ये सारी कुछ सेक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी उठा सकते हैं, ये भी एक मेजर सब्जेक्ट ही है। लेकिन यहाँ NI जो है आप चाहो तो 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपके पास 7 दिन बचेंगे। 7 दिन का आप 2 दिन बफर टाइम ले लो, या 3 दिन बफर टाइम ले लो, क्योंकि जनवरी जो है हमारा 31 डे का होता है, और ये 7 डेज़ का, यानी कि आपके पास 28 डे में सिलेबस ख़त्म हो रहा है, प्लस 2 दिन आपको 3 दिन इनफैक्ट आपको बफर टाइम मिल रहा है, कि अगर आपका कुछ छूट रहा है तो आप इस 3 दिन में कवर कर सकते हो। यानी कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है ना, ये पूरे 1 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है।
इन 1 मंथ, पूरे जनवरी में अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, आप में अलग का कॉन्फिडेंस आएगा। जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश आपको साथ में लेके चलना है टिल द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप डेली उसके लिए 1-1 आवर रखो, उसके लिए 3 घंटे आप रखो। इंग्लिश के लिए कुछ दिन के बाद आपको खुद ही कम टाइम देना पड़ जाएगा, लेकिन जीके के लिए तो बिल्कुल कम मत करना। कंप्यूटर के लिए भी बाद में आपको खुद ही कम टाइम देना पड़ जाएगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जीके के लिए आप बाद में बढ़ाना, कम मत करना, ठीक है। जीके तो देना ही को बिल्कुल लाइट मत लेना, 20 मार्क्स है, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी लॉ सब्जेक्ट का मैंने बता दिया आपको 7-7-7, ठीक है। 7 4 जा 28 डे की स्ट्रेटजी प्लस 3 डेज जो है आपके पास बफर टाइम है, जिसमें आप कवर कर सकते हो। अगर आपका कुछ छूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है, कुछ ज़्यादा रह गया, या किसी दिन आपने उतनी पढ़ाई नहीं कर पाई, कुछ भी हो सकता है रीज़न, ठीक है। अब ये बफर टाइम आपका मिल गया, पूरी जनवरी में आपका सिलेबस बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये दोनों करने हैं, ठीक है। ये दोनों करने हैं। इसके एडिशन में प्लस क्या करना है, रिवाइज करना है। अब मैं रिवाइज की स्ट्रेटजी फिर से लेकर आऊँगी। फर्स्टली आपका क्या काम है, आपका काम है कि जनवरी का जो मैंने आपको टारगेट दिया ये कंप्लीट करना है। जनवरी का, जिससे मैंने आपको 7 डेज़ का बफर टाइम देके आपको 7 डेज़ और 3 डेज़ बफर टाइम दिया है। जनवरी में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है उसी हिसाब से, ठीक है। जैसा जैसे मैंने बोला है वैसा वैसा करो। आपका MP क्लियर करना है, इस बार हम लोग मिल के कराएंगे MP क्लियर, ठीक है। तो बस चलो, बाकी रिवीजन स्ट्रेटजी मैं जनवरी एंड में लेके आऊँगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से कौन से बच्चे जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और कौन सा बच्चा वो फॉलो कर रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है और बिल्कुल पूरा किया। मुझे कमेंट सेक्शन में उन बच्चों का कमेंट चाहिए। मुझे देखना है कि अगला जो है MP का 2022 में कौन से बच्चे जज बनने वाले हैं, मेरे कितने बच्चे सिंसियर हैं, मुझे देखना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लाइंड अप है, आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए। तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम बेनिफिट करो, ठीक है। जितने बच्चों को आप बेनिफिट कराओगे ना, आपका खुद का होगा बेनिफिट। आप जितना लोगों को मदद करोगे आपका अच्छा होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरे का भला सोचो, खुद का भी भला होगा। हमेशा भगवान देखते हैं, ठीक है, आपकी इंटेंशन। तो चलिए यहाँ तक ही आज का वीडियो रखते हैं। दिस इज एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।